And so, for the prize distribution ceremony, I would like to invite our chief guests, Mr. Amit Dagarji, Vikram Lambaji, Mahavir Lambaji, Ajay Jhakarji, and Ramchandra Punya Also, I would like to call our respected principal, Ma'am, Mrs. Nisha Sharan, on the stage. Ma'am, please, sir, please. Huge round of applause for our chief guest, please. I'd like to request कि बच्चों का जब नाम अनाउंस किया जाए तो उनके पेरेंट्स का भी साथ में नाम अनाउंस किया जाएगा. तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ स्टेज पे आइए एंड पिक्चर खिंचवाइए प्लीज़. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Thank you so much, sir and ma'am. You can all take your seats now. Thank you everybody for your patience. For those children who haven't got any position, please don't be demotivated, as you will get more chances in the future to prove yourself. A lot more opportunities are waiting for you, so don't be sad, work hard, and all the very best for the next time. Environment contributes to beginning functioning in the brain regions associated with emotions and cognition during teen years. Positive parenting can be used to teach social skills, prepare children for school, and help them learn. Every time you notice a good behavior, you'd like to see more of it. Share your kid with love. Lots of love. So, as Ira has already hinted you all, it is time for today's main event, which is the interactive seminar on positive parenting. I request all the parents to feel free to ask any questions about parenting or child-parent relationship. And now, I would like to call our renowned parenting coach, Mr. Amit Dagarji, to have control over the stage for this special seminar. So, please. आप सभी को मेरा नमस्कार. और इतने अच्छे फंक्शन के बाद किसी तरह की सलाह देना, भाषण देना जो है वैसे तो बहुत गलत होता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहले सक्षम की टीम को, निशा जी को, दिनेश जी को, सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए बहुत बहुत बधाई. और मैं समझता हूँ पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया होगा ये सारी प्रस्तुतियाँ देख के कि कितनी अच्छी ग्रोथ उनके बच्चों की यहाँ पर हो रही है. मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर. मैं सक्षम आता रहता हूँ, लेकिन फंक्शन में मैं पहली बार आया हूँ. तो इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे, जिस कॉन्फिडेंस से बच्चे ये स्टेज हैंडल कर रहे थे, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि मैं किस तरीके से बोल पाऊँगा. इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं. यही ग्रूमिंग होती है, यही पेरेंटिंग होती है, यही स्कूलिंग का फ़र्क होता है. तो सक्षम की टीम को, सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई. और आज के सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं. सॉरी, शुरू के 1-1.5 मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, अपनी तारीफ़ करूंगा. और वो इसलिए कि खुद की तारीफ़ करना जो है एक बहुत अच्छी आदत है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. आप ट्राई कीजिए इसको. मुझे जब पूछा गया था, दिनेश ने पूछा था कि सर हम आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैंने कहा था नहीं, मैं अपने बारे में मैं खुद ही बोलूँगा. तो आप लोग भी ट्राई कीजिए. मेरे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जब बच्चे आते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, जो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, कि आपकी किसी ने तारीफ़ आखिरी बार कब की थी और किस बात के लिए की थी. तो आप हैरान होंगे जानकर कि बच्चों को काफ़ी सोचना पड़ता है वो याद करने के लिए कि उनकी आखिरी बार तारीफ़ किसने की होगी या किस बात के लिए की होगी. तो ये गलत बात है. हमें अपने बच्चों की तारीफ़ जो है वो निरंतर करनी चाहिए. तो ऐसे में मैं बच्चों को कहता हूँ, जब कोई आपकी तारीफ़ नहीं करे तो आपको खुद अपनी तारीफ़ कर लेनी चाहिए. तो मैं ऐसा समझता हूँ, इसलिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन या तारीफ़ खुद देने जा रहा हूँ. और उसके बाद मैं आपके 15 मिनट दूँगा, कोशिश करूँगा उसी के अंदर सारी बातें कह पाऊँ, जिसमें मैं अपने पेरेंटिंग के ऊपर जो भी मेरे अनुभव हैं, सही गलत आप जज कर सकते हैं, वो आपसे शेयर करूँगा. और
अच्छी पेरेंटिंग का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता है। मैं शुरू करता हूँ, मैं अपनी इंट्रोडक्शन से तारीफ से शुरू करता हूँ। मेरा नाम अमित डागर है और मैं एक सर्टिफाइड करियर कोच हूँ और वेरीफाइड पेरेंटिंग कोच हूँ। और पेरेंटिंग में मैं सर्टिफाई इसलिए नहीं हो पाया हूँ क्योंकि अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। पिछले 25 वर्षों से मैं बच्चों से पेरेंटिंग से पिछले 25 वर्षों से मैं पेरेंटिंग से, बच्चों से, शिक्षा से, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए भी मैं अपने आप को एक पेरेंटिंग कोच कह सकता हूँ। पेरेंटिंग पर मेरी एक किताब आने वाली है बहुत जल्द, जिसको आप देख पाएंगे। पेरेंटिंग पर मैंने काफ़ी किताबों का ट्रांसलेशन किया है और उनमें से एक किताब जिसका नाम है लाइफ्स लिटिल इंस्ट्रक्शन बुक, अमेरिकन राइटर हैं जैक्सन ब्राउन, उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है पेरेंटिंग के ऊपर। आजकल मैं लोगों से शेयर करता हूँ। मैं चाहूँगा सक्षम की मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करे उस बुक को। बहुत अच्छी बेस्ट सेलर बुक रही है, तो आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। पेरेंटिंग के ऊपर टिप्स हैं। जैक्सन ब्राउन ने अपने बेटे को जीवन को अच्छा जीने के लिए कुछ टिप्स दिए थे जो बाद में उन्होंने एक पुस्तक के रूप में संकलित किए थे। तो बड़ी अच्छी पुस्तक है और उम्मीद करता हूँ आपके साथ वो शेयर की जाए। पेरेंटिंग पर मेरे विचार में शेयर करता हूँ। सबसे एक बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ कि पेरेंटिंग या पेरेंट्स हमें कौन बनाता है। बड़ा आसान सा जवाब है, हमारे बच्चे हमें ये हक देते हैं। लेकिन क्या बच्चों को जन्म देने मात्र से हम पेरेंट्स या मम्मी पापा माता पिता कहलाने के हकदार हो जाते हैं? नहीं, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है और पेरेंटिंग एक स्किल है जिसे हमें सीखना चाहिए। हमें किसी भी, जैसे बच्चे एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, हमें पेरेंटिंग को सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे पेरेंट बन पाएँ। बेसिकली हम बड़े रिलक्टेंट से ह्यूमन बींग्स होते हैं। छोटे बच्चे से अगर आप देखो तो वो बड़ा नहीं होना चाहता है, और जो 12th के बच्चे होते हैं उनसे आप बात करोगे तो वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, और कॉलेज वाले बच्चों से बात करो कि बाहर निकल के उन्हें नौकरी करनी होगी तो वो कॉलेज में ही रहना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं। नौकरी जो लोग कर रहे होते हैं, जो बैचलर्स होते हैं, वो शादी नहीं करना चाहते हैं, और जो शादीशुदा लोग हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पेरेंटिंग, जो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया है, उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। बड़े शहरों में तो आजकल एक बच्चे का नॉर्म चला हुआ है, वो भी काफ़ी लेट जन्म देते हैं बच्चे को। तो इसलिए हम बेसिकली बहुत रिलक्टेंट पेरेंट्स हैं कि जैसे मैंने बताया, रिलक्टेंट ह्यूमन बींग्स होने के नाते हम बहुत रिलक्टेंट पेरेंट्स हैं। तो इसलिए हमें पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंटिंग को हमें सीखना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को जन्म दे दिया तो हम पेरेंट्स हो गए। तो कोशिश कीजिए कि पेरेंटिंग को सीख पाएँ और टाइम टू टाइम हम अपने स्किल्स को अपडेट करें। पहली बात, 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जो पेरेंट्स को करनी चाहिए, और 5 बातें जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए अपनी पेरेंटिंग। उसमें पहली बात ये है कि अपने बच्चों को जंगल के पेड़ की तरह बनाइए। उनकी ग्रूमिंग जो है जंगल के पेड़ की तरह करिए। जंगल का पेड़ क्या होता है? जंगल का पेड़ अपने आप उगता है, कहीं पर भी उग जाता है, और वो सारा अपना भोजन खुद ही इकट्ठा करता है, ग्रो करता है अपनी स्पीड से। और आप देखेंगे कि जंगल के जो पेड़ होते हैं उनके जड़ें और तने दोनों बहुत मजबूत होते हैं, तो कभी भी कोई आंधी तूफान आती है तो वो उसको झेल पाते हैं। घर में जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, जगह देखते हैं कि कहाँ पर हम धूप आएगी अच्छे से, गड्ढा खोदते हैं, ज़मीन नरम करते हैं, फिर पौधा रोपित करते हैं, फिर उसमें खाद पानी डालते हैं। लगाने के बाद हमारा काम क्या होता है, माली का होता है कि हम उस पेड़ को बस ग्रोथ को देखते रहें कि कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। कभी कोई बीमारी, कीड़ा दीमक लग जाता है तो हम उसमें दवाई डाल देते हैं। अदरवाइज हमारा काम इतना ही होता है कि हम सिर्फ एक माली का रोल। लेकिन जब हम देखते हैं, अक्सर अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि बच्चा बहुत धीरे बढ़ रहा है, या हमारी जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चा ऐसे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ता है, पेड़ वैसे नहीं बढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम पेड़ के नीचे टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों को हम काट देते हैं ताकि पेड़ जल्दी से ऊपर हो जाए। जब आप टहनियाँ काट देते हैं तो ये टहनियाँ वो जो होती हैं, ये पेड़ को ताकत देती हैं, उसी का भोजन इकट्ठा करती हैं।
वो पेड़ टहनियाँ काटने के बाद जल्दी से ऊपर तो आ जाता है, लेकिन उसका तना कमज़ोर रह जाता है। तना कमज़ोर होने का नुकसान ये होता है कि जब भी कोई आंधी तूफान आती है तो पेड़ झुक जाता है, जो जंगल के पेड़ के केस में नहीं होता है। अब आइए यही फिलॉसफी हमारे बच्चों पर लागू कीजिए। बच्चा घर में जन्म लेता है, हम उसमें अपने पारिवारिक संस्कार, मूल्य, व्यवहार आदि खाद पानी की तरह डालते हैं। बच्चा बड़ा होता रहता है और फिर अधिकतर पेरेंट्स को ये लगता है, जो शायद आप लोगों की बच्चों से शिकायत भी रहती है, कि बच्चे हमारे हिसाब से बड़े नहीं हो रहे। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उनकी वो टहनियाँ काटने लगते हैं कि अब स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, अब बच्चों दोस्तों से नहीं मिलना है, रिश्तेदारों से नहीं मिलना है, अब ये नहीं करना है, कोई म्यूज़िक में नहीं जाना है, कोई डांस में नहीं जाना है, कोई एक्टिविटी में नहीं जाना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना है, जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी उनकी टहनियाँ होती हैं जो हम काट देते हैं। बच्चा धीरे धीरे जैसा आप चाहते हैं वैसा ग्रो करने लगता है, लेकिन ये सब में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि उसका हम तना कमज़ोर कर देते हैं सारी टहनियाँ काट के। इसलिए जो ये सारी एक्टिविटीज़ आपने देखी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों को इनमें इन्वॉल्व रखना चाहिए, ये टहनियाँ रखनी चाहिए, ताकि बच्चों की जड़ें और तना दोनों मजबूत रहे। तो जब हम ये करते हैं, उतना जैसे जैसे बच्चा, हम आजकल मार्क्स का बहुत वो है, तो हम देखते हैं बच्चा मार्क्स की तरफ हम उसको ले जाते हैं कि अब तुझे सिर्फ मार्क्स पर फोकस कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बच्चों की ये टहनियाँ हैं, ये मत काटिए, बच्चों को नेचुरल ग्रो करने दीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात जो आप सबको करनी चाहिए, वो बच्चों को निर्णय लेने का धोनी बनाएं। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, और मैं समझता हूँ बचपन से लेकर जब तक वो बड़े होते हैं, हम अपने बच्चों के निर्णय लेते रहते हैं। हम उन्हें निर्णय लेने नहीं देते, ना ही उन्हें सिखाते हैं कि निर्णय कैसे लिया जाता है। धोनी का मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, उन्हें निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाना चाहूँगा। लास्ट ओवर थी, 6 बॉल थी, 13 रन चाहिए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो सोचिए कितना प्रेशर होगा उसमें। निर्णय बॉलिंग कौन करेगा, ये निर्णय धोनी को करना था। धोनी ने जोगिंदर शर्मा जो हरियाणा से ही हैं, उनको बॉलिंग दी। जोगिंदर शर्मा ने बॉलिंग की, सामने मिसबाह उल हक बैट्समैन थे पाकिस्तान के, उन्होंने पहली बॉल डाली और वो वाइड थी। सभी ने सोचा कि गलत निर्णय हो गया। धोनी ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा से उन्होंने पहली गेंद डाली, कोई रन नहीं बना। दूसरी बॉल डाली जोगिंदर शर्मा ने, मिसबाह ने उसको 6 लगाया। उसके बाद क्या इक्वेशन रह गई, 4 बॉल में 6 रन चाहिए थे। 4 बॉल में 6 रन, और अगर आप T20 को देखोगे तो बहुत आसान सी जीत हो जाती है। धोनी ने फिर भी अपना दिमाग शांत रखा। जोगिंदर शर्मा ने तीसरी बॉल डाली, मिसबाह ने स्कूप किया और श्रीसंत ने उसे कैच कर लिया। कैच करते ही इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब यहाँ पर समझिए कि कितने लोगों ने डिसीजन लिए। धोनी ने जोगिंदर शर्मा का डिसीजन लिया, जोगिंदर शर्मा ने क्या बॉल डालनी है वो डिसीजन लिया, मिसबाह ने स्कूप करने का डिसीजन लिया, श्रीसंत ने कैच पकड़ा। एक भी चीज गलत होती तो भारत मैच हार जाता था। तो ये इंपॉर्टेंस होता है डिसीजन लेने का। और अगर भारत मैच हार जाता तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता था उस चीज से। धोनी को मैं इसलिए धोनी का रेफरेंस देता हूँ कि निर्णय हमें लेने होते हैं, निर्णय सही भी होंगे और गलत भी होंगे। तो आप बच्चों को ये भी सिखाइए कि निर्णय लेना है, और निर्णय लेना है तो निर्णय सही भी होगा और निर्णय गलत भी होगा, दोनों ही निर्णय आपके हैं। लेकिन सही गलत होके आपको उसके साथ आगे बढ़ जाना है, जैसे धोनी करता है। तो डिसीजन लीजिए, डिसीजन सही होंगे गलत होंगे ये बच्चों को बताइए। तीसरी बात, पेरेंटिंग जब आप करते हैं तो पेरेंटिंग में आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब पेशेंस की बात आती है तो मैं सुनील दत्त जी का नाम अक्सर याद करता हूँ। सुनील दत्त जी संजय दत्त जी के पिता हैं और उनका अपना बहुत रुतबा हैसियत रही।
संजय दत्त जी ने अपने जीवन में शायद जितने गलत काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है वो सारे किए होंगे, और सुनील दत्त जी को मैं आइडियल पेरेंट अक्सर कहता हूं उनके धैर्य के लिए। वो किस लिए कि इन सब के बावजूद, इतनी गलतियों के बावजूद सुनील दत्त जी ने कभी संजय दत्त जी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने खुद के रुतबे को, सामाजिक जमा पूंजी को, जितनी उनकी हैसियत थी, उन सब को छोड़कर उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को ठीक करूंगा। तो पेशेंस जो होती है वो एक पेरेंट में इतनी होनी चाहिए जितनी सुनील दत्त जी ने दिखाई संजय दत्त के साथ। वो ये बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो बड़े आसानी से कह सकते थे कि नहीं, मैं बेदखल करता हूँ संजय दत्त को, कोई आपत्ति नहीं करता, बल्कि कहते कि सही किया आपने, ऐसे बेटे को बेदखल कर ही देना चाहिए। लेकिन उन्होंने खुद की हैसियत से अपने पेरेंट के रोल को ऊपर रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सबको करना होता है। छोटी छोटी बातों में हम बच्चों को धमका देते हैं, ऐसे है वैसे है, XYZ कर देते हैं। तो जब भी आपको पेशेंस की जरूरत हो, आप सुनील दत्त जी को याद कीजिए। चौथी बात, अपनी पेरेंटिंग में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी रखिए, स्पष्टता और निरंतरता। एक मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, पिंक नाम से, उसका एक डायलॉग था, नो मीन्स नो, ना का मतलब ना। अक्सर जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, ये है वो है, उसका कारण ये होता है कि आपको भी क्लैरिटी नहीं होती और बच्चे को भी। तो जब आप पेरेंटिंग करते हैं तो उस क्लैरिटी से करिए, बच्चे को ये स्पष्ट बताइए कि आपके क्या मूल्य हैं, क्या व्यवहार हैं। किसी चीज़ को आप हाँ कहेंगे तो वो हाँ है, किसी चीज़ को ना कहेंगे तो उसका मतलब ना ही है। छोटा सा उदाहरण और देता हूँ इस बात के लिए। मेरा बेटा 11th में था, तो आजकल बच्चों के पास मोबाइल बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो बेटे ने मुझे कहा कि पापा मुझे स्मार्टफोन चाहिए। मेरा और डॉक्टर आरती, जो मेरी बेटर हाफ हैं, हम दोनों का स्पष्ट मानना है कि मोबाइल हम 12th के बाद यानी ग्रेजुएशन में ही देंगे। सही या गलत कुछ भी हो सकता है, सब पेरेंट्स की अपनी सोच है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोबाइल देते हो तो ये गलत, लेकिन एक इशू है और क्लैरिटी कैसे ज़रूरी है। तो हमने उसे ये कहा कि बेटा हमारी ये सोच है कि हम ग्रेजुएशन के बाद ही आपको फ़ोन दे पाएंगे। हमने उसे बटन वाला फ़ोन दिया, दोस्तों से बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मार्टफोन हम आपको ग्रेजुएशन में ही दे पाएंगे। लेकिन इसके साथ हमने उसको ये कहा कि मोबाइल तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको कोई एक चीज़ बहुत पसंद हो, वो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। उसे जूते बहुत पसंद थे, उसने कहा ठीक है, मुझे आप जूते दे दें। तो उसने शायद 3-4 जोड़ी जूते खरीदे होंगे, 11th में 3-4 जोड़ी 12th में खरीदे होंगे। लेकिन इस क्लैरिटी का हमें ये फ़ायदा रहा कि उन 2 सालों में कभी भी हमारी आपस में स्मार्टफोन को लेके ना बहस हुई, ना कोई नाराज़गी हुई किसी भी तरीके से। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा रही कि हमें एक डिसीजन की क्लैरिटी थी। तो अपने पेरेंटिंग में वो क्लैरिटी रखिए। आजकल शायद सभी पेरेंट्स परेशान हैं मोबाइल लैपटॉप से, तो मैं कहता हूँ आप लोग ही देते हैं उसको। तो क्लैरिटी रखिए अपनी पेरेंटिंग में। कोई भी स्टाइल हो, स्टाइल के लिए मैं नहीं कहता कि XYZ स्टाइल होना चाहिए, जो भी आपका स्टाइल होता है आप उसको रखिए, लेकिन क्लैरिटी रखिए। 5वीं बात, स्पोर्ट्स में बच्चों को ज़रूर डालिए। कोई भी एक गेम जो बच्चा खेलना चाहता हो, जो उसे ठीक लगता हो, आप उसमें डालें। 2 फायदे हैं स्पोर्ट्स खेलने का, फिजिकली बच्चा फिट रहता है और मेंटली भी फिट रहता है। स्पोर्ट्स से हमारे बच्चे कितने दूर हो गए हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास वही साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एक बच्चा आया था, तो आइस ब्रेकिंग सेशन में ये भी मेरा एक सवाल होता है कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो या नहीं। मैंने बच्चे से पूछा कि आप कोई गेम खेलते हो? उसने कहा जी मैं खेलता हूँ। मैंने कहा क्या खेलते हो? उसने एक नाम बताया, मुझे नहीं समझ आया। मैंने उससे दोबारा पूछा कि क्या नाम है, उसने फिर बताया, मुझे फिर नहीं समझ आया। आजकल बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, तो मैंने सोचा कोई नया गेम होता होगा। फिर मैंने कहा बेटा कैसे और कहाँ खेलते हो इसको? तो उसका जवाब था कि मैं इसको ऑनलाइन खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स से हमारे बच्चे इतने दूर हो गए हैं कि वो ऑनलाइन गेम्स को भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालने लगे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, चिंता का विषय है। और फिलहाल भी बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, तनाव है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसको दूर करने के लिए स्पोर्ट्स को मैं मेडिटेशन से भी ज़्यादा फायदेमंद मानता हूँ। बच्चे आमतौर पर मेडिटेशन करते नहीं हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा साधन है, जब आप खेलते हैं
तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो आपको मेडिटेशन से भी ज़्यादा काम करता है। तो ये 5 बातें थी जो आपको करनी चाहिए। 5 बातें और बताता हूँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चों को नेगेटिव मत बोलें। कोई भी नकारात्मक कमेंट जो हम करते हैं बहुत आसानी से लेते हैं हम बच्चों को कुछ भी बोलते हैं, गधा है, निकम्मा है, मूर्ख है, नालायक है, तो कुछ नहीं कर सकता है ज़िंदगी में, ये है, वो है, XYZ, बड़ी आसानी से हम लोग बोल देते हैं। लेकिन इसका बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चों के दिमाग पर। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पास एक सोलोमन नाम का आइलैंड है। वहाँ पर अगर किसी पेड़ को काटना होता है तो लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उस पेड़ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, और वो पेड़ 10-15 दिन में सूख कर अपने आप गिर जाता है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही, आप जितना उन्हें नेगेटिव बोलेंगे वो सूखते जाएंगे। और सूखते हुए बच्चों को आप देख सकते हो, जो बच्चे निर्जीव हो जाते हैं उनको ज़िंदा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को, जो भी आप हम लोगों की बड़ा लाइटली लेते हैं इस चीज़ को, नेगेटिव बोलने को, लेकिन इसका बहुत इम्पैक्ट होता है और लाइफ लॉन्ग चल जाता है। कई बार बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना लो चला जाता है। तो अपने बच्चों को नेगेटिव मत बोलें। दूसरी बात, बच्चों में किसी तरह का डर मत डालें। हर बात पे ऐसा मत कर, ये हो जाएगा, ऐसा मत कर, वो हो जाएगा। दूसरा डर जो आमतौर पर छोटे बच्चों को करते हैं, भूत आ जाएगा, अंधेरे का डर दिखा देते हैं, किसी भी तरह का डर। तो बच्चों में किसी भी तरह का डर मत डालें, ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। वही नेगेटिविटी से जोड़ता है। रिचर्ड ब्रैंसन ब्रिटिश बिजनेसमैन है, और बचपन में वो बहुत डरते थे। जब ये बात उनकी माँ ने रियलाइज़ की कि रिचर्ड को डर लगता है, तो उन्होंने इसे दूर करने का फैसला किया। और उन्होंने कैसे से दूर किया, घर में दूध आता था उनके, तो उन्होंने रिचर्ड को बुलाया और कहा, बेटा मैं आज से दूध नहीं ला पाऊंगी, आज से दूध, कल से दूध आपको लाना है। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूध लाने के लिए जहाँ से वो रहते थे तो उन्हें एक जंगल क्रॉस करना पड़ता था। तो रिचर्ड को डर लगता था, तो उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे उस जंगल से जाना हो। जब वो दूध लेने गया तो जंगल से गुजरना पड़ा, उसे डर लगा। दूसरे दिन गया, थोड़ा कम डर लगा, धीरे धीरे वो जाता उनका डर निकल गया। और आज अगर आप रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वो इंसान है, वो इतना कॉन्फिडेंट इंसान है, 400 कंपनीज का मालिक है, स्पेस टूरिज्म की बात करता है। तो कितना फ़र्क हम ला सकते हैं बच्चे का डर निकाल के, मैं समझता हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने बच्चों में डर बिल्कुल भी मत डालिए। कॉन्फिडेंट बच्चा जो है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तीसरी बात, अपने विचार बच्चों पर ना थोपें। विचार हम कैसे कहते हैं बच्चे को, ये नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, और भी किसी तरह का हम जो मानते हैं कि ये गलत है, जो हम सोचते हैं। कारण उसका ये है कि हम एक अलग टाइम जोन में पैदा हुए हैं, और हमारे बच्चे जो जी रहे होंगे वो बहुत अलग टाइम जोन होगा। हमारे और बच्चों के बीच करीब 30 साल का, आमतौर पर 25 से 30 साल का डिफरेंस होता है। तो आप ये समझिए 25 से 30 साल में टाइम बहुत बदल जाता है। तो जब इतना टाइम बदल जाता है तो क्या ये संभव है, जो काम हम 25 साल पहले बच्चे को कहते थे कि नहीं करना है, वो काम हम खुद करने लग जाएं? ऐसा बहुत संभव है। जंक फूड खाने लग जाएं, कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाएं, कोई भी और काम जो हम बच्चों को कहते थे कि ये काम नहीं करना। रिश्वत देने का मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे फादर रहे हैं और उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, वो दे भी नहीं, उन्होंने कभी दी भी नहीं। हमने भी यही सीखा कि किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। आज रिश्वत देना जो है वो एक बड़ा एक्सेप्टेड सा नॉर्म है। तो जहाँ रिश्वत देनी होती है वहाँ मेरे लिए बड़े अजीब सी स्थिति हो जाती है, एक हकीकत है। तो यदि बच्चों को आप अपने हिसाब से डिसाइड करने दें, आपको रिश्वत देनी है नहीं देनी है, ये हमारे व्यवहार होते हैं जो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। रिश्वत देना गलत हम सब मानते हैं, लेकिन जहाँ देनी पड़ती है वहाँ देनी ही पड़ती है, हम दे के आते हैं। तो अगर आपने ये सिखा दिया कि आपको रिश्वत नहीं देनी है, तो जहाँ देनी पड़ेगी वहाँ आपका बच्चा अलग खड़ा होगा, नॉर्मल नहीं महसूस करेगा। तो ये एक व्यवहार है जो आपके टाइम में ठीक था, जो बच्चों के टाइम में ठीक नहीं है। हो सकता है ना देनी पड़े,
लेकिन ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल, मैं रिश्वत देने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिश्वत देना सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इस तरह का व्यवहार टाइम के साथ बदल जाता है। आपके व्यवहार जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ के, वो बदल जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि उनका टाइम जोन अलग है और हमारा टाइम जोन अलग था, तो इसलिए भी अपने विचार बच्चों के ऊपर ना थो। उन्हें अपने व्यवहार संस्कार जो भी उनके मूल्य हैं बनाने दीजिए, क्या दिक्कत है, उन्हें ही जीना है। चौथी बात, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बच्चों के साथ मत कीजिए। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? हेलीकॉप्टर क्या होता है? साल 6 महीने में हमें कभी एक आध बार दिखता है, हो सकती है। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे ही होते हैं जो साल 6 महीने में एक बार पेरेंट बनते हैं। एक दिन आते हैं, घर पे आएंगे, बच्चे को ले आ, तेरा बैग दिखा, कॉपी किताब सारी निकाल देते हैं। उसी दिन सारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ उसी दिन पूछ लेते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। स्कूल फ़ोन कर देंगे जिसको तो कुछ नहीं आता, XYZ जो भी करना होता है। तो उनकी सारी जो पेरेंटिंग होती है वो 6 महीने में एक दिन होती है। फिर उस दिन वो पूरी हो गई, फिर 6 महीने में एक दिन फिर वो कभी उनको अंदर उनका पेरेंट जगेगा और वो फिर इसी तरह की पेरेंटिंग एक बार करेंगे। इसके बीच उनका पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं। ये गलत है। जैसे मैंने कहा, पेरेंटिंग को सीखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, क्लैरिटी रखिए पेरेंटिंग में। बच्चे आपको सीरियसली नहीं लेंगे, ये आपके लिए दिक्कत का इशू। और पांचवी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि बच्चों का कंपैरिजन मत करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना जो है वो हमारे आनंद को खत्म कर देती है। आप सोचिए, आपके बच्चे के XYZ नंबर आए हैं, अगर आपको ये पता ना हो कि आपके पड़ोसी के फ्रेंड की, उसके फ्रेंड के नंबर कितने आए हैं, तो क्या आपको दुख होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। जब हम देखते हैं कि बच्चे के उससे 1% कम आए हैं, इससे 1% कम आए हैं, तब हमें दिक्कत होती है। इंडिपेंडेंटली अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं होती है। तो कंपैरिजन जो है वो किसी तरह का बच्चों से आपस में मत कीजिए। जैसे हम अक्सर कहते हैं, कमल और गुलाब की तुलना क्यों करनी। कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता और हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, हम ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए वो हमारी कमी होती है। तो अपने बच्चे के का गुण ढूंढिए, उनका कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, अपने लिए और बच्चों के लिए दिक्कत मत बढ़ाइए। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी बातें मैंने बताई है, हर पेरेंट का अपना एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है। उन सबको अपने हिसाब से समझकर, अपने बच्चे को देखकर, अपने माहौल को देखकर, किस तरह की पेरेंटिंग आप देखते हैं, करते हैं, उसको अडाप्ट करें। इन सारी चीज़ों को जैसे मैंने बताया है वैसे ही ना कर दें, बच्चे को देखें और अपनी पेरेंटिंग को, स्टाइल को देखें। जब तक आप कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं करेंगे तब तक पेरेंटिंग में आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सक्षम परिवार का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया, आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कुछ प्रश्न आए थे पेरेंट्स की तरफ से, उनका जवाब मैं दे देता हूँ। मोटे मोटे 3 तरह के जितने भी प्रश्न थे उनको 3 क्वेश्चंस में सम किया है। तीनों के आपके जवाब हालांकि इस मेरे लेक्चर से मेरे हिसाब से वो कवर हो गए हों, फिर भी बता देता हूँ। उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो जनरेशन है ये बहुत अलग जनरेशन है। जो भी आप सोचते हैं उससे टोटली अलग है। तो जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो आपको इनको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये व्यवहार इस तरह का क्यों करते हैं, क्या करते हैं, जो भी चीज़ें। पहला प्रश्न था कि मोबाइल से सब परेशान हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने अभी उदाहरण भी दिया कि मोबाइल की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। अगर आपको मोबाइल नहीं देना है तो प्लीज़ उसे स्पष्ट कहें, लेकिन प्यार से, और उसके साथ उसे कोई ऑप्शन दे जैसे मैंने दिया। वो मेरे साथ तो काम करके आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, काम करेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि बच्चों को प्यार से अगर कोई भी चीज़ बताई जाती है वो उस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाते हैं। तो उन्हें कोई ऑप्शन दे दीजिए कि मोबाइल आप हमें दे दीजिए और आपको जो चाहिए, ये एक ऑप्शन है, बाकी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया था, बच्चे ओपन अप नहीं होते, शर्माते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, बोलते नहीं हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये चीज़ें बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, शर्माता है, बोलता नहीं है। दूसरा, बच्चे दो तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये सारी बातें जो पेरेंट्स कहते हैं नॉर्मल इंट्रोवर्ट बच्चों का नेचर होता है। तो नेचर किसी का नहीं बदलना चाहिए, बदला भी नहीं जा सकता। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप इंट्रोवर्ट रहेंगे। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, गिने चुने मेरे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा किसी से नहीं बोलता हूँ, ये मेरा नेचर है, इंट्रोवर्ट हूँ। बच्चे ऐसे ही इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उस नेचर को स्वीकार करिए, उसको कमियाँ मत बताइए कि बच्चे की कमी है। जब हम एक्सट्रोवर्ट बच्चों को नहीं कहते कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, आप भाग भाग के क्यों मिलते हो, आप क्यों बोलते हो, तो हमें इंट्रोवर्ट बच्चों को भी ये नहीं कहना चाहिए, उनके नेचर को स्वीकार करें। एक और प्रश्न जो लास्ट था वो ये आया था कि बच्चे कहना नहीं मानते, चिड़चिड़े रहते हैं, इस तरह का। तो वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि अपनी पेरेंटिंग में क्लैरिटी रखें, कंसिस्टेंसी रखें, और इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो उसको समझने की कोशिश करें। कोई बच्चा अटेंशन चाहता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, बेवजह कोई भी बच्चा इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है बच्चों को, स्कूल से हो सकती है, किसी दोस्त से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा, दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर 2 मिनट। यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, अगर उनमें से अभी कोई क्वेश्चन आपको सर से पूछना है तो सर अभी और आपके साथ हैं, तो प्लीज़ माइक अवेलेबल है, आप अपनी जगह पर बैठे बैठे हैंड लेकर भेज पाए और सर से डिस्कस करना चाहते हो, या अभी जितनी भी बातें सर ने आपको बताई हैं फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग, उसमें से कोई आपका सवाल हो कि ऐसा तो करते हैं लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह का कोई भी आपके मन में बात हो तो प्लीज़ आप जरूर अभी सर के सामने ही आपके तो ज़रूर रखें। प्लीज़ आप जहाँ भी बैठे हैं रेस कर दें। मैं ओके। नमस्कार सर। सर पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए हमने आपकी सारी बातें सुनी, बहुत बढ़िया लगी। हम कई बार कोशिश करते हैं लेकिन जो सोशल है, सामाजिक तौर पे है, वहाँ पर हमारी पेरेंटिंग कई बार ख़त्म हो जाती है। जैसे बच्चा बाहर खेलने गया, वो किस समाज में खेल रहा है ये तो पेरेंट जो है साथ नहीं जा सकता उसको। बाजार में गया कोई चीज़ खरीदने के लिए, एक दुकानदार ने उसको झूठ बोल के पैसे ठग लिए। इस तरह की जो सोशल एक्टिविटी है जिनको हम पेरेंटिंग में शामिल करके अपने बच्चे को उस तरह का नहीं बना सकते, उसके लिए हम बच्चे को कैसे हैंडल करें सर? इस सवाल का एक पहलू तो ये है कि जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप बच्चों को, सपोज आप दुकान पे जा रहे हैं, आप बच्चों को अपने साथ लेके जाइए। चीटिंग अगर कोई होती है तो मुझे नहीं लगता वो भी एक सीखने का तरीका है। अगर आप घर पे आता है बच्चा और उसके साथ चीटिंग हो गई, आप उसको बताइए कि आपके साथ चीटिंग हुई और अगली बार वो उस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है। जैसे हम कहते हैं कि हर बार हम जीत नहीं सकते, कभी हारना भी होता है, तो हार से भी सीखना ही है। और बच्चा जहाँ भी जाएगा, जैसे मैंने बताया जंगल का पेड़ है, तो उसको उसी तरीके से ग्रूम करेंगे। अच्छे बुरे अनुभव सब होने ज़रूरी हैं। अगर हम अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं कि उसके साथ अच्छी अच्छी बातें हों, तो वो शायद सही तरीका नहीं है। अगर हम सिर्फ मीठा मिठाई खाएंगे तो बहुत दिन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अच्छे बुरे अनुभव जो हैं सभी तरह के होने चाहिए, उनसे भी सीखते हैं और यही सही तरीका है। तो ठीक है, जहाँ भी जा रहा है वहाँ भी सीख रहा है। हमारे जो मूल्य व्यवहार हैं अपनी तरफ से हम उनको बता देते हैं। बच्चे कई बार मानते हैं, बच्चे कई बार नहीं मानते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि लाइफ आपकी है और जीनी आपको है, आगे आपको जाना है, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। थैंक्स सर। थैंक यू। जी, और कोई सवाल किसी ऑडियंस में से? हेलो जी, मेरा क्वेश्चन था सर कि आपका माइक थोड़ा सा क्लोज रखिए सर। मेरा क्वेश्चन था कि आजकल जैसे म्यूजिक चलता है, ये
गुंडागर्दी पे या हथियार रखने के, मतलब मेरा बेटा अभी छोटा है वैसे तो, लेकिन कई पेरेंट्स के क्वेश्चन होंगे कि 9th 10th में जो बच्चे हैं उन पे इन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। मैंने देखा भी है कई बच्चों को इस तरह की हरकतें करते हुए, यहाँ नहीं मतलब मार्केट में या जहाँ भी हम सोशल रहते हैं वहाँ पे। तो इन चीज़ों से हम अपने बच्चों को कैसे बचा के रख सकते हैं? आप अपने बच्चों को किसी चीज़ों से नहीं बचा सकते। लेट मी टेल यू, बहुत सीधा सा आंसर है कि बच्चा बाहर जाएगा, अच्छी बुरी सारी चीज़ें देखेगा। और मैं ये पूछता हूँ, आप अपने बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो किसी भी चीज़ से? एक चीज थी कि एक डायलॉग आता है आजकल कि यूं ही कोई संजय दत्त नहीं बन जाता। अरे संजय दत्त बनाना किसको है? अगर मान लो संजय दत्त सुनील दत्त का बेटा नहीं होता तो क्या होता? एक जर्सी, एक दारू पीने वाला कहीं नाली में गिरा हुआ मिलता है ना। तो वो चीज है कि हम अच्छे रास्ते पे ले जाएं बच्चों को, क्योंकि उस रास्ते पे तो कुछ है ही नहीं ना। सर आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि आप सुनील दत्त बनिए। आप सुनील दत्त बनिए, संजय दत्त तो फिर सभी बन ही रहे हैं, आप सुनील दत्त बनिए। दूसरा मैं ये कहता हूँ, संजय दत्त से भी कुछ सीखने की बातें पॉजिटिव आप ले सकते हैं। उसने अपने जो उसको जुर्म हुआ था, कम ज़्यादा जो भी उसने काट दिया, तो आज वो फ्री है। आज वो एक समझदार मैच्योर आदमी बन चुका है। तो हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भी हम जो आदमी गलतियां नहीं करना वो बहुत बढ़िया होता है। गलतियों से हम सीखते रहते हैं। तो हमें तो सिर्फ वो उठाना है जो हम, सुनील दत्त जी में भी कमियां रही होंगी तभी संजय दत्त बना होगा। टाइम से हो सकता है ध्यान देते तो संजय दत्त नहीं बनता, हम ये कहते हैं, लेकिन जो उसके बाद उन्होंने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर इंसान में कमियां हैं, हमारे बच्चों में भी कमियां हैं, और बच्चे समाज में जाएंगे तो अच्छा बुरा दोनों सीखेंगे, ये मान के चलिए। और ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की है, ये बच्चों की नहीं है। नमस्कार सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारा बच्चा छोटा है, मतलब 5 साल का है, लेकिन वो फोन के लिए जिद करता, खाना खाओ तो उसको फोन चाहिए, मतलब कुछ भी और उसको ऐसे कहीं भी हम आपको चॉकलेट देंगे फोन भी डाल कर दो, नहीं मुझे तो फोन ही चाहिए, खाना भी नहीं खाएगा, उसके लिए आप क्या करें? इसके लिए मैंने बताया, आप फोन अपने पास रखिए, बच्चे को मत दीजिए, खाना कब तक नहीं खाएगा। रोना लग जाएगा, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, रोने दीजिए, कब तक रोएगा और कब तक भूखा रहेगा। मैं कहता हूँ, माएँ बच्चों को ले जा कहती है ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। बच्चे को जब भूख लगेगी तो खाना मांग के खाएगा। ये सिर्फ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारी ममता है कि ले बेटा कोई नहीं मोबाइल ले। आप मोबाइल के लिए मना कर दीजिए। मैंने कहा क्लैरिटी, आप क्लियर रखिए अपनी बात को कि मोबाइल में किसी भी सूरत में नहीं दूंगी, खाना खा या मत खा, बात खत्म। उतनी ही सिंपल। जी, कोई और सवाल? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप पूछे जी। हो गया? सारे सवालों के जवाब मिल गए। चलिए, इसका मतलब मैंने अच्छा बोला है। मैं अपनी तारीफ फिर कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. I would like to call Dinesh ji on the stage for a thank you note to our special guests and आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अमित सर का, जिन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर अपनी बात रखी और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आज आप लोगों ने, जो शुरुआत में आके पेरेंट्स यहाँ बैठे थे और पूरी शांति के साथ प्रोग्राम को बच्चे खुद हैंडल कर रहे थे, उन पे थोड़ा सा भरोसा करके देखिए, वो आपको 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन बच्चों से पहले हम खुद डरे हुए हैं कि हमारा बच्चा कोई गलती न करते। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में भी शुरू में आती थी, लेकिन अब लास्ट तक हमें समझ में आ गया है कोई बात नहीं, अगर गलती करते भी हैं तो बच्चे हैं, गलतियां करके ही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा
कि इन बच्चों ने अपने इस थोड़े से समय में इस अपनी पूरी एनर्जी को, ऊर्जा को चैनलाइज करके एक इतना अच्छा प्रोग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया। दूसरा, उसी ऊर्जा के बारे में आपको बताऊंगा कि अभी अमित जी ने आपके सामने जो बातें रखी वो सब वही थी कि इन बच्चों को ऊर्जा का एक पैकेट, जैसे हमें इंटरनेट डाटा का पैकेट मिलता है सुबह, वैसे ही इन बच्चों को एनर्जी का एक पैकेट मिलता है पूरे दिन का। अब उस पैकेट का वो यूज किस तरीके से करते हैं ये हम और आप पे निर्भर करता है कि हम उनको किस टाइप की चैनल प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर होने के लिए। दूसरा, अमित जी की बातों से जो मुझे समझ में आया कि पेरेंटिंग अभी तक बहुत मुश्किल काम दिख रहा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप जो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उस टाइम की ड्यूरेशन को मत मापिए, उसकी क्वालिटी को देखिए। जो क्वालिटी टाइम है अपने बच्चे के साथ, उसको स्पेंड कीजिए। उसके पास इतनी जानकारियां हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है कि हम उसका कोई आइडिया, अनुमान नहीं लगा सकते। जब एक बार आप उनको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो सब कुछ आपके सामने रख देंगे। जैसा सर ने बताया कि उसको इस नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो होने दीजिए, उसकी नीचे की ब्रांचेज को मत काटिए, उनको छोटी छोटी बातों पर मत टोकिए। देखते हैं इसका एक अभी जो एक पॉजिटिव पेरेंटिंग है, ये इस सोसाइटी की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ के जो युवा हैं, जो यूथ है, वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन वाला ग्रो हो जाएगा और उसका भुगतान हम सबको करना पड़ेगा। लास्ट में मैं उन सभी पेरेंट्स का, हमारे गेस्ट का थैंक यू, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी शांति से हमारे साथ कोऑपरेट करके इन बच्चों की हौसला अफजाई की। दूसरा, हम पूरी सक्षम फैमिली आप सबके आभारी हैं कि आप लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो साथ हमें मिल पा रहा है, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे आने वाले टाइम पे आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।